वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है 12th बायोलॉजी, चैप्टर 14 पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम। इसके मैंने बहुत सारे वीडियो क्लियर कर रखी है। अभी का जो वीडियो है एकदम नॉर्मल वीडियो है, इसका कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, तब भी से एक बार देख लेना ज़रूरी है ना। सो पारिस्थितिक तंत्र हम लोग बहुत प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र पढ़ने वाले हैं, जैसे कि झील या तालाब का पारिस्थितिक तंत्र, मैदान का पारिस्थितिक तंत्र, ऐसा ना। तो इसके लिए मैंने पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा पहले आपको बता रखी है, उसको आप लोग देख लीजिए। सबसे पहला वीडियो में पारिस्थितिक तंत्र का परिभाषा, यहाँ पर भी एक बार बोल देता हूँ कि वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटक अर्थात जीव और वातावरण के बीच अंतर क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाला स्वचालित एवं स्वनियंत्रित तंत्र को हम लोग पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ओके, अब पारिस्थितिक तंत्र के हम लोग सीधा प्रकार में चलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के कितने हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, बहुत सारे चक्र पढ़े हैं, है ना। तो बहुत सारे चक्र के आधार पर हम लोग अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। आगे का जो टॉपिक है वो है पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, है ना। तो झील या तालाब का पारिस्थितिक तंत्र, पहले चलते हैं हम लोग झील या तालाब का पारिस्थितिक तंत्र, है ना। यहाँ पर चित्र में लास्ट में अवेलेबल कराऊंगा। तो झील या तालाब पारिस्थितिक तंत्र स्थिर स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है। स्थिर मतलब झील या तालाब है, स्थिर तंत्र है ना, ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, एक दूसरे से दूसरे स्थान पर गमन नहीं कर पाती है। तो झील या तालाब पारिस्थितिक तंत्र स्थिर स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है। अब ये मतलब गमन करने वाला बात अलग है ना। स्तर मतलब कहा जाए उसमें हमेशा, जैसे कि नीचे वाला भाग उसमें क्या होता है कि पौधे स्थिर हैं। मान लो जाए ये तालाब है, तालाब में पौधे स्थिर है ना, और उसके आधार पर अन्य जो है उधर जीव होते 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 फिर मरता है, कुछ जीव फिर पैदा होते हैं, ऐसे ऐसे मतलब वो एकदम स्थिर रहता है। किसी जीवों की संख्या बढ़ गई तो उसको मेंटेनेंस करना है, दूसरे जीव होते हैं उसको खा लेते हैं, ऐसे मतलब वो स्थिर तंत्र है, कह सकते हैं। तो झील या तालाब पारिस्थितिक तंत्र स्थिर स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है। इस तंत्र में पाए जाने वाले जैविक एवं अजैविक घटक निम्नलिखित होते हैं। तो झील के यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि झील या तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में जैविक एवं अजैविक घटक को समझाइए, या झील का पारिस्थितिक तंत्र को समझाइए, या तालाब का पारिस्थितिक तंत्र को समझाइए। तो झील के अंतर्गत आने वाले जैविक घटक देखते हैं। इसके अंतर्गत सजीव घटक आते हैं। सजीव मतलब जो जीवित होते हैं, जैविक घटक के अंतर्गत, ठीक है ना। तो पहला आता है उत्पादक, प्रोड्यूसर। तो इसके अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण करने वाले समस्त हरे पौधे तथा प्रकाश संश्लेषित जीवाणु आते हैं, जैसे कि स्पायरोगैरा, रूडोगोनियम, ठीक है ना। ये होता है उत्पादक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम लोग? झील के अंतर्गत। दूसरा आता है उपभोक्ता। इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो कि पूर्णतः उत्पादक अर्थात हरे पौधे पर निर्भर करते हैं, तथा कुछ छोटे कीट जैसे प्रोटोजोआंस आदि आते हैं, उपभोक्ता। उसके बाद आता है अपघटक। इसके अंतर्गत वे सूक्ष्म जीव आते हैं जो कि उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं, मतलब सीधी बात है, उपभोक्ताओं को क्या करते हैं, खाने का कार्य करते हैं। तो वो क्या कहलाएगा आपका? उपघटक। अपघटक क्या कहलाएगा? अपघटक, ठीक है। अपघटक में है ना बहुत सारे अपघटक होते हैं। मृतोपजीवी हो सकते हैं, राइजोपस हो सकते हैं, एस्परजिलस हो सकते हैं, ये बहुत सारे कवक भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका जैविक घटक, है ना। इसको मैं फटाफट बता रहा हूँ। दूसरा आता है अजैविक घटक। तो झील या तालाब में जल ही प्रमुख भाग होता है। अजैविक मतलब जो जीवित नहीं है, ठीक है ना। तो झील या तालाब में जल ही प्रमुख भाग होता है। अन्य अजैविक घटक में मतलब जल ही एक अजैविक घटक बोल सकते हैं, ठीक है ना। अन्य अजैविक घटक झील या तालाब में जल ही प्रमुख मुख्य भाग होता है, अर्थात यहाँ पर लिख देना थोड़ा से, अर्थात सबसे मुख्य अजैविक घटक जल है। अन्य जैविक घटक में प्रकाश, उष्मा, जल में मिली हुई गैसें, खनिज लवण आदि आते हैं। ये सब क्या है? अजैविक घटक है। इस तरह से आपका तालाब का पारिस्थितिक तंत्र क्लियर हो गई, ठीक है ना। एकदम सिंपल सी, छोटा सा 2 मिनट का, ठीक है। इसमें आप चित्र देख सकते हैं इस तरह से, ये झील का पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है ना। मतलब इस तरह से पारिस्थितिक तंत्र पूरा आप क्लियर करके चित्र बना सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। घासीय मैदान पारिस्थितिक तंत्र। तो घासीय मैदान पारिस्थितिक तंत्र के एक उदाहरण है, ठीक है ना। इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप लोग ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। घासीय पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित घटक पाए जाते हैं, यहाँ शुरू कर देना। घासीय पारिस्थितिक तंत्र के में निम्नलिखित घटक पाए जाते हैं। पहला, जैविक घटक। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के जीव मिलते हैं, जैसे कि उत्पादक। देखिए सब में उत्पादक का नाम बदल जाएगा, पॉइंट का नाम नहीं बदलेगा, लेकिन उत्पादक का नाम बदलेगा। देखिए इसके अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण करने वाले हरे पौधे आते हैं। घास के मैदान में, अभी घासी मैदान का पारिस्थितिक तंत्र चल रहा है ना, घास के मैदान में पारिस्थितिक तंत्र में सामान्य रूप से मिलने वाले घास जातियों में ब्रोमस, मेंथा आदि शाकी पौधे मिलते हैं, ये उत्पादक हैं, ठीक। दूसरा आता है उपभोक्ता। ये जैविक घटक है ना। उपभोक्ता 3 प्रकार के हो सकते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता।
घासी मैदान में बकरी, पेड़, गाय, भैंस, हिरण, चूहा, टिड्डे आदि प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में पाए जाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता में देखिए इस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र में लोमड़ी, सियार, सर्प, मेढक, चिड़िया आदि मतलब प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाते हैं उसको द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। चिड़िया आदि द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तृतीयक उपभोक्ता जो कि द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर करता है। चील, मोर, बाज आदि तृतीयक उपभोक्ता के रूप में पाए जाते हैं। एकदम सिंपल, ज़्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। ये दो हो गया, पहला उत्पादक हो गया, दूसरा हो गया उपभोक्ता हो गया, ये जैविक घटक है ना, ठीक है। पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, और तीसरा हम लोग चलेंगे अब घटक में। अब घटक में चलते हैं, ठीक है ना। और अब घटक में चलते हैं, देखिए कि अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव, कवक, जीवाणु तथा एक्टिनोमाइसीट्स घास के मैदान में अपघटक होते हैं, अपघटक का कार्य करते हैं। आगे आता है अजैविक घटक। ये अब घासी मैदान पारिस्थितिक तंत्र का है ना कहा जाए अजैविक घटक है। एक पहला जैविक घटक आया था ना, जैविक घटक में कौन आया था, उत्पादक, उपभोक्ता, और अब घटक ऐसे आते हैं, ठीक है ना। और अजैविक घटक में देखते हैं अन्य पारिस्थितिक तंत्र की तरह मृदा, घासी पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक का निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत अनेक अन्य पारिस्थितिक तंत्र की तरह मृदा, घासी पारिस्थितिक तंत्र के में यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, के लिखने हैं। अन्य पारिस्थितिक तंत्र की तरह मृदा, घासी पारिस्थितिक तंत्र अजैविक घटक का निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत अनेक भौतिक कारक जैसे तापक्रम, आर्द्रता, वर्षा आदि अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। अजैविक घटक ये सब है ना, या डायरेक्टली यहाँ लिख देना कि अजैविक घटक के अंतर्गत ये सब आते हैं करके, ज़्यादा दिमाग खराब मत करना अपना, ठीक। इस तरह से ये दो पारिस्थितिक तंत्र कंप्लीट हो गया। एक तो पहला झील का पारिस्थितिक तंत्र, दूसरा घास का पारिस्थितिक तंत्र। अब चलते हैं हम लोग मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। घास का पारिस्थितिक तंत्र का चित्र है ना, देख लेते हैं। ये घास का पारिस्थितिक तंत्र है। घास है, उसको घास को और कौन खाता है, और खाता है, मतलब एक प्रकार से खाद्य जाल बनता है। इस वाले बनाने की जरूरत नहीं, ये बस बनाने की जरूरत है आपको, ठीक है। ये घास का मैदान का पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है। चलिए आगे आता है मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। ये तीसरा नंबर का पारिस्थितिक तंत्र है ना, ठीक है ना। ऐसे स्थान जहाँ पौधे एवं जंतुओं की उपापचयी क्रिया को सामान्य रूप से चलाने के लिए आवश्यक जल की मात्रा उपलब्ध ना हो, मतलब जल की मात्रा कम हो, मरुस्थल मतलब जल की मात्रा कम हो, तो उसे मरुस्थल कहते हैं, तथा ऐसे स्थान के पारिस्थितिक तंत्र को मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इसके जैविक एवं अजैविक घटकों के आधार पर निम्नलिखित विभक्ति किया है। पहला आता है जैविक घटक में। जैविक घटक में क्या आता है, उत्पादक। इसके अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत लैरिया, ठीक है ना, ओके। कहा जाए हमारे पास जितने भी घटक हैं वो सजीव घटक का मतलब ऐसे घटक आएंगे जो कि हमारे पास कहा जाए ये प्रकाशन की क्रिया कर सकते हैं, ठीक है ना। लैरिया, और जो आपको लगता है सेंक्रस भी आता है, ये कटीली भी आती है, कटीली झाड़ियाँ भी आती है। कटीली झाड़ियाँ लिखेंगे थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, कटीली झाड़ी का नाम नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि अलग से कटीली झाड़ी किसी का नाम नहीं ना, कटीली झाड़ी मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। तो पहला आप जैसे लेरिया याद रखिएगा, इंसेलिया, या मैं एकदम शॉर्ट नाम बताऊँ, सेंक्रस लिख दीजिएगा, सेंक्रस ये ज़्यादा बेटर रहेगा। आदि आते हैं, ये सब क्या है, उत्पादक हैं। चलो उपभोक्ता में चलते हैं। इसके अंतर्गत प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में है ना गिलहरी, चूहा इत्यादि आते हैं, ठीक है। ये उपभोक्ता है। उपभोक्ता मतलब खरहा क्या बोलते हैं, हेयर, HARE ऐसा बोलते हैं, इसको आप सर्च कर लीजिएगा। गिलहरी, चूहा आदि आते हैं। उसका आता है अब घटक, सूक्ष्म जीव, कवक, जीवाणु, एक्टोमाइसीट्स आते हैं, ये भी क्लियर हो गया। लास्ट आता है अब जैविक घटक। इसका भी जैविक घटक ना, कौन सा परिस्थिति तंत्र का, मरु परिस्थिति तंत्र का, मरुस्थलीय है ना, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत मृदा एवं वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न वस्तुएं जैसे खनिज, लवण, CO2, O2, N2 आदि आते हैं, ठीक। इस तरह से तीनों परिस्थिति तंत्र क्लियर हो गया है ना। और चौथा परिस्थिति तंत्र चल रहे हम लोग वन परिस्थितिक तंत्र। हाँ, वन वनस्पतियों एवं जंतुओं की उपस्थिति से भरपूर ऐसे ही सघन क्षेत्र होते हैं जहाँ वृक्षों की बहुलता होती है तथा इनके साथ साथ ह्यूमस होता है ना, ह्यूमी तथा शाकी पौधे की बहुतायत में पाए जाते हैं, है ना। या ह्यूमी तथा शाकी पौधे बहुतायत में पाए जाते हैं।
तथा ऐसे परिस्थिति तंत्र को वन पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इसमें भी जैविक घटक से शुरू करते हैं। जैविक घटक में देखते हैं, जैविक घटक में क्या है, उत्पादक। इसके अंतर्गत वन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के हरे पौधे जैसे शाक, झाड़ियाँ एवं अनेक बड़े वृक्ष आते हैं, जैसे साल, सैकौन, पाइनस आदि। ठीक, उसके आते हैं जैविक घटक के बाद हम लोग चलते हैं दूसरा उपभोक्ता में। उपभोक्ता में चलते हैं तो उपभोक्ता के अंदर देख लीजिए, वनों में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता उपस्थित होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, इसके अंतर्गत वनों में पाए जाने वाले चूहे, गिलहरी, खरगोश, बंदर, गाय इत्यादि आते हैं। यह प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। ठीक है। द्वितीयक उपभोक्ता देखिए कि इसके अंतर्गत ऐसे मांसाहारी जंतु आते हैं जो कि अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ताओं पर आश्रित होते हैं। इसके अंतर्गत बाज, चील, भेड़िया, सांप आदि आते हैं। तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता में देखिए, मैं इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं एकदम सीधा सीधा लिख बस रहा हूँ, आप भी लिखिएगा इसको, है ना। समझाने लायक कोई चीज़ ही नहीं है। तृतीयक उपभोक्ता, इसके अंतर्गत सिंह, शेर, चीता, अजगर आदि मांसाहारी प्राणी आते हैं। अपघटक, इसके अंतर्गत वे जंतु प्राणी जो मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके उन्हें पुनः अकार्बनिक पदार्थों में, है ना, कार्बनिक पदार्थों का गठन करके उसे पुनः अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। इसके अंतर्गत जीवाणु, कवक, स्पर्शरस आदि आते हैं। ठीक है ना। इस तरह से ये वन का पूरा पारिस्थितिक तंत्र भी कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। और आगे हम लोग देखते हैं कुछ जैव जगत, जैविक समुदाय, जैव, इसको आप लोग पढ़ लेना पुस्तक से। ठीक है ना। आगे जैव स्थिरता आएगी, जैव स्थिरता भी आप लोग पुस्तक देख लीजिएगा। समुदाय का विश्लेषण, समुदाय मतलब एक प्रकार से जो समाज है, पौधे समाज कहा जाए, जंतु समाज, समुदाय का विश्लेषण आएगा। अब इस विश्लेषण के जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे अनुक्रमण। ठीक है, अनुक्रमण हमारा मेन टॉपिक रहेगा आगे, अनुक्रमण। ठीक।